एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देने के लिए आज आ सकते हैं दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से वो मुलाकात कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कल इस्तीफे की पेशकश की थी। महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की बात कही और आज वो राजधानी आ सकते हैं और बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कल इस्तीफे की पेशकश की थी और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली और आज इस्तीफा। अमित राय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, सीधे वन मैन आर्मी की तरह देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली और आज उनका दिल्ली दौरा, क्या कुछ होने वाला है? लेकिन इसी दौर पे देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया था कि ये जो सीटें कम आई है इसकी जिम्मेदारी पूरी मैं लेता हूं और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे सरकार में जो मेरा कार्यभार है उससे मुझे मुक्त किया जाए ताकि होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो है मैं समय दे सकूं। दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके पहले जो है यहाँ पे कार्य समिति की बैठक हुई, इनकी कोर कमेटी की, उसमें जो है ये बातें रखी गई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी। हालांकि कल देर शाम तक जो है बीजेपी के नेताओं का उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। चंद्रशेखर बावनकुले से लेके आशीष शेलार से लेके कई बड़े नेता जो उनके सागर बंगलों पर पहुंचे उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं इस पे एक बार सोचूंगा, लेकिन वो जो है दिल्ली जाकर जो है आला कमान से मिलेंगे और अपनी बातें रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी हार का कारण जो है एनडीए की जो सीटें कम आई है उसमें यूपी और यूपी के बाद जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से उन्हें काफी उम्मीदें थी, कम से कम 35 से 40 सीटों की उम्मीदें थी जो 17 पर आकर सिमट गई और विकास अघाड़ी को 30 सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन को लेकर फडणवीस जो है नाराज भी है, खुद से भी नाराज है और दूसरे नेताओं से भी नाराज चल रहे हैं। तो अब देखना ही होगा वो क्या कदम उठाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने मनाने की कोशिश की। उनका साफ तौर पे कहना है कि 3 दिन वो सरकार का काम देखें और 3 दिन वो संगठन का काम देखें। अब इसी चीजों को लेकर जो है अब देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ एक्शन लेते हैं उस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन वो दिल्ली जाकर जो है आला कमान से मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। एनडीए की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर है। टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांगा है। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर एनडीए की नई सरकार को लेकर, कुछ डिमांड यहां पर टीडीपी के, उनमें सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांगा है और अगर मोदी सरकार को बाहर से वैसे समर्थन देने की बात की गई है टीडीपी की तरफ से, लेकिन स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग की जा रही है, यानी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने की बात की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इन मांगों को कैसे पार्टी की ओर से लिया जाएगा और जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं, उनकी तरफ से क्या रुख होगा इस मांग पर, यह देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो एनडीए की नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है और तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांगा है और साथ ही मोदी सरकार को बाहर से समर्थन की बात टीडीपी की तरफ से की गई है। स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अभी असमंजस की स्थिति है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल ही इस्तीफा पेश किया, उसके बाद मीटिंग भी चली है, कई दौर की मीटिंग। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, जयंत चौधरी इस मीटिंग में मौजूद रहे, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और कई ऐसे बड़े दिग्गज इस मीटिंग में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन अभी इस बीच ये खबर है कि टीडीपी की कुछ मांगे हैं
और उन मांगों को मानने में क्या होता है आगे, कितना बदलाव होगा, इसके लिए इंतजार। हालांकि चंद्रबाबू नायडू जो कि मौजूद है दिल्ली में और वो कल एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ सकता है। आप सब ये जानते हैं कि क्लीन स्वीप बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने विदिशा से जीत हासिल की, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीत हासिल की, उन्होंने वीडी शर्मा खजुराहो से उन्होंने जीत हासिल की, ये अब केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। एमपी से महिला सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर 2 बार की सांसद हैं। हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर दोनों आदिवासी वर्ग से आती हैं। संध्या राय दूसरी बार की सांसद हैं और दलित वर्ग से आती हैं। मोदी के पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री थे। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटिक शामिल थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का दबदबा मंत्रिमंडल में मोदी के जरूर नजर आ सकता है। तो मोदी कैबिनेट में क्या मध्य प्रदेश का दबदबा नजर आएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन यह कहा जा सकता है कि शिवराज से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। एमपी में महिला सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिमाद्री सिंह से लेकर सावित्री ठाकुर 2 बार की सांसद हैं। इसके अलावा अगर बात करें संध्या राय की तो दूसरी बार की सांसद है और दलित वर्ग से भी आती हैं। किसे मौका मिलेगा सरकार 3.0 में, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। 3 महिलाएं देखिए जिन्होंने बम्पर जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में, हिमाद्री सिंह, सावित्री ठाकुर, संध्या राय, ये वो चेहरे हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, वीरेंद्र खटिक, ये तमाम ऐसे जो नेता हैं वो मौजूद हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सवाल ये कि शैलेंद्र भदौरिया, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोदी 3.0 में कौन से वो चेहरे हैं मध्य प्रदेश के जो शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग सामने आ चुकी है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। उसके बाद अब मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि आखिर मोदी कैबिनेट में कौन कौन से जो बड़े नाम हैं जो उनके साथ नजर आएंगे। अगर देखिए, अगर पिछले कार्यकालों की मैं बात करूं तो पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश के कोटे से 5 मंत्री हुआ करते थे और उसके बाद अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जो परफॉर्मेंस था उसको एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। यानी 5 के 5 जो है, क्योंकि इस बार मिशन 29 मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसने क्लीन स्वीप किया है। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही कैबिनेट में थे, उनको एक बार फिर वापसी हो सकती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़ी जीत वो जीते हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में वो एक बड़ा मंत्रालय संभाल सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दूसरी बार सांसद बने और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा में उनके नेतृत्व में जीत मिली और अब लोकसभा में जीत मिली, तो ऐसा तय माना जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिमाद्री सिंह दूसरी बार सांसद बनी है, एक बड़ी जीत जो है उन्होंने पाई है। इसके अलावा सावित्री ठाकुर भी दूसरी बार सांसद बनी है। दोनों जो है वो आदिवासी कोटे से आती है और जिस तरीके से पिछले अगर कार्यकाल में देखूं तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो आदिवासी कोटे से आते, तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो है वो पार्टी उनका पत्ता काट सकती है, उनकी जगह नए लोगों को मौका दे सकती है। तो हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर में से एक चेहरा हो सकता है। वीरेंद्र खटिक जो लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में वो मंत्री थे, हो सकता है कि इस बार उनकी जगह एक नए दलित चेहरे को पार्टी मौका दे, जिसमें संध्या राय जो है सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है क्योंकि वो महिला भी है और दलित कोटे से भी आती है। और जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके या संगठन ने जिस तरीके से पीढ़ी परिवर्तन किया, नए मुख्यमंत्री को लेकर आए, नए मंत्रियों को लेकर आए, तो ये माना जा रहा है कि केंद्र में भी एक नया पीढ़ी परिवर्तन होगा। जो नए चेहरे हैं, वीडी शर्मा, यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा दबदबा मध्य प्रदेश का इस बार भी नजर आएगा मंत्रिमंडल में, कहा जा रहा है। लेकिन ये तो थोड़े समय बाद ही हमें पता चलेगा। महिलाओं में सबसे ज्यादा चांस किसके लग रहे हैं शैलेंद्र?
देखिए, अगर सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो हिमाद्री सिंह जो है वो सबसे प्रबल दावेदार केंद्र मंत्रालय के लिए, मंत्रिमंडल के लिए माने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए दलित कोटे से आती हैं, 2 बार वो सांसद रह चुकी है। उसके पहले उनके पिता भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी माताजी भी सांसद रही हैं, तो एक बड़ा लंबा जनाधार वो रखती हैं। जिस तरीके से लगातार वो एक बड़ी जीत जीती है और उसी इलाके से फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं। हालांकि वो इस बार फिर से चुनाव जीते, लेकिन माना यह जा रहा है कि पार्टी उनको रिप्लेस कर सकती है, उनकी जगह एक नए आदिवासी चेहरे को मौका दे सकती है, जिसमें हिमाद्री सिंह एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है। जी, बने रहिए आप शैलेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही मोदी मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें मध्य प्रदेश का दबदबा दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शिवराज सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस ने सलाह दी है कि शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एमपी में शिवराज सिंह के कारण ही कांग्रेस हारी है। एमपी की जनता को शिवराज के योगदान का फायदा मिलना चाहिए। तो तारीफ की गई है शिवराज सिंह चौहान की और कांग्रेस की तरफ से जो है तारीफ की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, विवेक तनखा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के लिए, उदित राज की तरफ से भी शिवराज सिंह चौहान के लिए जो है कहा गया कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मिलना चाहिए देश को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के योगदान की अगर बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इस बार के चुनाव में। मध्य प्रदेश से इस बार का प्रधानमंत्री हो, तो ये जो आपको दिखा रहे हैं हम पोस्ट, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से, कि इस बार का जो प्रधानमंत्री है वो मध्य प्रदेश से होना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान की तारीफ विपक्ष भी कर रहा है, और एक ऐसा चेहरा जो जनता के बीच में 24 आवर्स नजर आया है, चाहे वो रैलियों के माध्यम से हो या जनसभा के माध्यम से हो, लाडली बहनों के बीच मामा नजर आए, भैया नजर आए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ विपक्षियों ने की है और कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करे किसी भी चर्चा में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अगर कहें तो बीजेपी को इस बार केंद्र में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनडीए को, घटक दलों को मिलाकर वो बहुमत में है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अपनी पार्टी के दम पर उनको बहुमत नहीं मिला, और यही कारण है कि अब कांग्रेस जो है वो इस तरह के सवाल जरूर खड़े कर रही है। यानी शिवराज सिंह चौहान की वो लगातार तारीफ कर रहे हैं, चाहे वह उदित राज हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, या फिर मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा। ये सब के सब लोग इस बात को अब कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको अब प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये जो आपने कहा कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कल जो बैठक हुई उसके बाद एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता थे उनकी तरफ से जो भी बातें सामने आई, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, सबकी तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि अभी जो है वो संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, उसके बाद ही तय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। लेकिन उसके बीच कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक सुर में अब शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने लगे हैं और कहा है कि जिस तरीके से कम सीटें आई हैं और सभी को अगर साथ लेकर चलना है तो मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता जो है उनको सामने आना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखिए, तब साफ तौर पर उस ट्वीट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो उम्र में भी कम है और ओबीसी कोटे से ही आते हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी पूरे भारत में एक अच्छी पहचान भी है और एक पकड़ भी रखते हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कोटे से प्रधानमंत्री होना चाहिए और वो नाम शिवराज सिंह चौहान का लगातार ले रहे हैं। देखिए, उस वक्त में कांग्रेस का ये जो पोस्ट आया है जब नीतीश कुमार भी है साथ में, जब चंद्रबाबू नायडू भी है साथ में, यहाँ चिराग पासवान है, जयंत चौधरी है, ऐसे कई बड़े जो दल हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, कई ऐसे पार्टीज है जो बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। इस पोस्ट को देख के भले ही हम ये कहें कि चलिए शिवराज सिंह चौहान की तारीफ हुई है क्योंकि वाकई में उन्होंने मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं फूट डालने वाली भी चीज नजर आ रही है इस पोस्ट के जरिए कि ताकि शिवराज सिंह चौहान अड़ जाए कि नहीं मेरी मांग हो रही है प्रधानमंत्री बनाने की तो बाकी लोग भी लड़े। कहीं ना कहीं वही है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज।
देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा की जीत हो या लोकसभा की जीत हो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा योगदान रहा है। वो हर मौके पर पार्टी के साथ खड़े नजर आए हैं। और जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि विधायक दल की जब बैठक हुई और उसमें खुद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव का नाम आगे दिया गया था, तो ऐसे में अगर ये उम्मीद की जाए कि वो अपने से कुछ बात करेंगे, ये वो अपने से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, ये बात उनकी खासियत है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी भी जीत के बाद भी जब उनसे लगातार उनकी भूमिका को लेकर सवाल होता है तो वो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान एक मात्र कार्यकर्ता है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो सिरोधार होगा। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही, ये डाउन टू अर्थ नेचर शिवराज सिंह चौहान का, और इसीलिए विपक्षी भी कायल हैं उनके इस नेचर के। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विदिशा की, जहां बड़ी जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आभार रैली निकाली और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिवराज ने जीत के लिए जनता का आभार जताया, लोगों के बीच वो पहुंचे, उन्होंने सभाएं की, उन्होंने रैलियां की और आभार जताया जनता के। बहुत शुक्रिया, इतने बम्पर वोटों से आपने हमें जिताया। मामा पहुंचे तमाम भांजे भांजियों के बीच और साथ ही बहनों के बीच भैया पहुंचे और आभार उन्होंने जताया। भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं और सभी साथियों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे और प्राणपण से जनता की सेवा करते हैं। सर दिल्ली में जा रहे, दिल्ली में क्या रोल होगा सर आपका? कार्यकर्ता का, सांसद का रोल होगा। जनता ने सांसद का चुनाव जिताया है तो सांसद के रूप में अपनी जनता की सेवा। इंदौर से खबर है कि देश में नोटा का सबसे ज्यादा वोट मिलने पर कांग्रेस कार्यालय में काटा गया केक। देश में नोटा का सबसे ज्यादा वोट इंदौर में मिलने पर जश्न मनाया गया है। इंदौर सीट पर नोटा को 2,18,674 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने से कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया था, नोटा अभियान चलाया था और अब इसी नोटा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में सबसे ज्यादा अब तक नोटा को अगर वोट डाले गए तो वो इंदौर में डाले गए हैं, क्योंकि ऐन मौके पर अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया। कांग्रेस ने खूब यह अभियान चलाया, जगह जगह पर जाकर पोस्टर लगाए, तमाम वाहनों के भी पीछे आपने देखे होंगे वो पोस्टर, नोटा का बटन दबाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरह की जो चीजें हैं वो कांग्रेस की तरफ से चलाई गई। और जब रिकॉर्ड वोट मिले नोटा को, 2 लाख से भी ज्यादा वोट मिले तो जश्न मनाया गया और केक काटा गया। वहीं जो नोटा इंदौर सहित देश में दुर्ग की बात करेंगे। धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वारदात में 8 से 9 लोगों के शामिल होने की आशंका है। भिलाई के देव बलौदा चरौदा का यह मामला और यहां पर आपसी रंजिश में धारदार हथियार का इस्तेमाल, युवक की हत्या कर दी गई। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या है ये पूरा मामला, किस बात को लेकर रंजिश? देखिए, ये पूरा मामला वर्चस्व की लड़ाई का हो सकता है, क्योंकि जो मृतक है वो अवैध कार्यों में लिप्त रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। ये पूरा मामला जो है भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव बलौदा चरौदा का है, जहां पर देर रात युवकों के बीच में विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है, और जिसमें एक युवक की जो अवैध कार्यों में लिप्त था उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना में जो है पत्थरों से कुचलकर और धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब इस पूरे मामले में 8 से 9 युवक शामिल हो सकते हैं, जो वो भी अवैध कार्यों में लिप्त हैं, ऐसी खबर मिल रही है। तो
तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है, पूरे मामले में जांच की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन लगातार एक के बाद एक जो हत्या की घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर हो रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर में ये तीसरी ऐसी घटना है जो शहर में हुई है। तो फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन अब प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिल रही है वो यही हो सकता है कि आपसी रंजिश में और वजह की लड़ाई की परिणति हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। मोदी कैबिनेट में बढ़ सकता है